ज्ञान दूत कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक नियंत्रण के बारे में। नियंत्रण और जिसमें सामाजिक शब्द जुड़ जाए तो वो एक तरीके से समाज की विभिन्न इकाइयों में इस प्रकार निश्चित नियमों के अंतर्गत कार्य करने के लिए उन्हें बाध्य करना, जिससे कि विपथगामी प्रवृत्तियों पर रोका जा सके। अब समाज की इकाइयाँ होते हैं मनुष्य हम सभी जानते हैं कि संघर्षपूर्ण और सहयोगपूर्ण दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं एक मनुष्य में। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक हमने विभिन्न समय के अंतर्गत विभिन्न किताबों में मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा है। इस संदर्भ में हॉब्स का कथन भी है कि मनुष्य स्वभाव से झगड़ालू और संघर्षशील प्राणी है। तो उसकी अगर प्रारंभिक इतिहास देखें तो मनुष्य ने एक पशु और मनुष्य के अंदर थोड़ी इसी प्रकार की कुछ समानताएं भी थी। आने वाले समय के अंतर्गत जब समाज में धीरे धीरे निश्चित नियम, प्रथाएं, कानून बनने लगे, पहले प्रारंभिक कानून जो प्रथागत कानून थे, उन कानूनों के अंतर्गत फिर यह समझा जाने लगा कि एक मनुष्य को यदि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी जाए तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार के कार्य करता है और उस कार्य करने के दौरान उसे इतना एहसास नहीं हो पाता है कि वो कार्य गलत हैं या सही हैं। तो इन्हीं कार्यों को करते हुए मनुष्य कई बार इस तरीके से व्यवहार करने लगता है कि समाज के अन्य व्यक्तियों के स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होने लगती है और समाज के जब अन्य ऐसा कार्य जिससे समाज के अन्य व्यक्तियों के कार्य में बाधा उत्पन्न लगे तो हमारे मूल अधिकार समानता के अधिकार पर एक तरीके से अंकुश लगता है। तो मनुष्य की स्वतंत्रता को पूर्ण स्वतंत्रता न मानते हुए सापेक्ष स्वतंत्रता मानते हुए समाज द्वारा कुछ निश्चित नियम, परंपराएं व विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक संस्थाएं निर्धारित की गई सामाजिक नियंत्रण के लिए। इसे हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आज मशीनरी के युग के अंदर जहां सारे कार्य ऑटोमेटिक मशीनों से संचालित होते हैं, जिसका रिमोट एक मनुष्य के हाथ में होता है, तो रिमोट एक तरीके का कंट्रोलर होता है। अगर उस रिमोट पर कंट्रोल ना हो या बिना ब्रेक की गाड़ी है जो रास्ते में जा रही है और उसके ब्रेक कार्य ना करे तो फिर वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है और कंट्रोल से बाहर होने के बाद आगे क्या होता है हम सभी जानते हैं। एक तरीके से अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो समाज में विपथगामी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने और मनुष्य के विपथगामी व्यवहार पर रोक लगाने के लिए समाज द्वारा कुछ निश्चित नियम, प्रथाएं और परंपराएं बनाई गई जिन्हें औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत रखा गया, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। वही सामाजिक नियंत्रण है। तो कुल मिलाकर सामाजिक नियंत्रण एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जिसका उद्देश्य होता है मानव के स्वाभाविक व्यवहार पर रोक लगाकर सभी मनुष्यों को समान रूप से स्वतंत्रता का उपभोग करने दिया जाए। अमेरिकन समाजशास्त्री E.A. रॉस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बुक सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण पर 1901 में अपने विचार व्यक्त किए थे। इसी क्रम में टालकट पार्सन्स ने एक कोटेशन दी है कि विपथगामी प्रवृत्ति की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है। यानी मनुष्य के आपराधिक प्रवृत्तियों को आपराधिक कार्य करने से पहले उसके विपथगामी व्यवहार पर ही रोक लगा देना एक तरीके से सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। यानी नियंत्रण वह एक बाधक का रूप में कार्य करता है जिससे कि मनुष्य को एक तरीके से आभास हो जाए कि वह जो कार्य कर रहा है वो गलत है या सही है। एक बार के लिए उसे मनुष्य को कार्य करने से पहले सोचने का एक मौका देता है। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ व परिभाषा। अर्थ के रूप में हम इस तरीके से यह समझ सकते हैं कि संपूर्ण समाज में एकता एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों के व्यवहारों का नियमन करना ही सामाजिक नियंत्रण होता है और यह उसका उद्देश्य भी होता है। क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, सभी की अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं और आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। समाज में उच्च, मध्यम, निम्न वर्ग के लोग हैं, प्रत्येक समाज में पाए जाते हैं। कुछ विकसित हैं, कुछ अल्प विकसित हैं, कुछ विकासशील हैं, कुछ बेरोजगार हैं। यानी सभी की अपनी अपनी सीमाएं हैं और अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सभी मनुष्यों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए तो वह समाज अव्यवस्थित हो जाएगा और समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो इसलिए समाज के मनुष्यों पर समाज के नियंत्रण को कायम रखने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से उपभोग करने के लिए नियंत्रण नामक व्यवस्था को बनाया गया। टालकट पार्सन्स ने इस संदर्भ में एक परिभाषा दिया है अपनी नियंत्रण की कि सामाजिक नियंत्रण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपेक्षित व्यवहार
और व्यक्त किए गए व्यवहार के बीच के अंतर को कम किया जा सकता है, कम से कम किया जा सकता है। यानी समाज द्वारा मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रकार का व्यवहार करे किसी भी संदर्भ में, परिवार, समाज, शिक्षण संस्थाएं आदि किसी भी क्षेत्र के अंदर जो अपेक्षित व्यवहार होता है और मनुष्य द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उसके मध्य ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो वो अंतर जो है वो कम करने का कार्य करता है सामाजिक नियंत्रण। इसी संदर्भ में रॉस ने परिभाषा दी है, सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिसके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। यानी जिस समुदाय में व्यक्ति रह रहा है उस समुदाय के निश्चित नियम होते हैं, उन नियमों का पालन यदि व्यक्ति ना करे तो वह उस समुदाय का सदस्य नहीं रहेगा, यानी समुदाय के विरोध का शिकार होना पड़ेगा। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण एक शक्तियाँ हैं, शक्तियों का पुंज है। उन शक्तियों के द्वारा एक समुदाय व्यक्ति पर कार्य करने के लिए अनुरूप व्यक्ति को समुदाय के अनुरूप कार्य करने के लिए वह शक्तियाँ कार्य करती हैं। पीएच लैंडिस ने इस संदर्भ में कहा है कि सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज व्यवस्था स्थापित की जाती है और उसे बनाए रखा जाता है। सामाजिक नियंत्रण का महत्व व आवश्यकता। अब सामाजिक नियंत्रण का क्या महत्व है समाज में और क्या आवश्यकताएं हैं वो हम इसकी परिभाषाओं के माध्यम से भी समझ सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि पहले तो एक संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता देती हूँ। सामाजिक नियंत्रण की कुछ संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं, जिन्हें औपचारिक और अनौपचारिक रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। औपचारिक एजेंसीज जो होती हैं वो निश्चित लिखित कानूनों के अनुरूप कार्य करती हैं और इनका विरोध करने पर व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति को दंडात्मक कार्रवाई का शिकार होना पड़ता है। अब औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की एजेंसीज जो समाज में हैं वो हैं पुलिस, जेल, न्यायालय प्रणाली जो है, कानून। तो कानून, पुलिस और जेल जो है समाज में व्यक्ति के विपथगामी प्रवृत्तियों पर व्यक्तिगत रूप से रोक लगाता है और ये लिखित निश्चित नियमित कानून के अनुसार व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं और व्यक्ति इनके लिए बाध्यकारी है। यदि व्यक्ति इनके निश्चित नियमों के अनुरूप कार्य ना करे तो उसे दंडात्मक कार्रवाई का शिकार होना पड़ेगा। इसी प्रकार से अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की जो एजेंसीज बताई गई हैं वो समाज के प्रारंभिक प्रथागत कानून होते थे, जैसे जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, परंपराएं, प्रथाएं, धर्म संबंधी विभिन्न मान्यताएं, जाति प्रथा संबंधी निश्चित नियम जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, जिन्हें कानूनन मान्यता प्राप्त नहीं होती है, जो अलिखित होती हैं प्राय, और सामूहिक अभिवृत्तियां होती हैं जिनके पीछे, यानी एक व्यक्ति के विचार और मनोवृत्ति जनरीतीय रूढ़ियाँ नहीं बनते हैं, उन पर समूह कल्याण की भावना हो और सामूहिक स्वीकृति हो उन्हें उसके पीछे, तो वे जो हैं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की एजेंसीज होती हैं। इन सभी को अनौपचारिक नियंत्रण की एजेंसी कहा गया है। इस तरीके से अब इस संदर्भ में मैंने आपको अब बता दिया है कि सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक और अनौपचारिक एजेंसी या संस्थाएं क्या होती हैं। उसी संदर्भ में हम सामाजिक नियंत्रण को, महत्व को समझने का प्रयास करेंगे और समाज में इस नियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ी इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। समाज के संगठन में समरूपता, यानी समाज में अच्छे बुरे विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक व्यक्ति होते हैं, सभी विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं, संगठन होते हैं। उन संगठन के अपने निश्चित नियम होते हैं, कार्य होते हैं, लेकिन उन निश्चित नियमों को इसलिए बनाया गया कि प्रत्येक संगठन की जो इकाई है वो अपने निश्चित संगठन के अंतर्गत रहकर कार्य करे, जिससे कि दूसरे के संगठन के कार्य में कोई बाधा ना हो। तो ये एक तरीके का सामाजिक नियंत्रण जो एक तरीके से एक बाधा या फिर एक बाउंड्री लाइन बनाता है, जिससे कि प्रत्येक समाज के संगठन के अंदर समरूपता बनी रहती है। सेकंड है सामाजिक संबंधों में स्थिरता व सहयोग। सामाजिक संबंध जो कि समाज की विभिन्न इकाइयों में जो हैं, यह समाज हम किसे कहते हैं, अमूर्त सामाजिक संबंधों का जाल है। और अमूर्त सामाजिक संबंध में सहयोग और संघर्ष दोनों प्रकार के संबंध होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समाज में यदि मनुष्य झगड़ा करता है तो अपने परिवार के मध्य, विभिन्न व्यक्तियों के मध्य सहयोग भी होता है। सहयोग के और संघर्ष के बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। अब इन सहयोगपूर्ण और संघर्षपूर्ण संबंधों में यदि स्थिरता लानी है और इनमें सहयोग को अधिक कायम रखना है तो सामाजिक नियंत्रण एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। व्यक्तिगत विपथगामी व्यवहार पर नियंत्रण।
प्रत्येक मनुष्य, हम सभी जानते हैं कि स्वाभाविक रूप से स्वच्छंद प्राणी है, झगड़ालू है, उसकी अपनी असीमित आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति असीमित कार्य भी करने को तैयार रहता है किसी भी प्रकार से। तो उन व्यक्ति के समाज सम्मत, जैसे मर्टन ने एक संदर्भ में कहा था कि सांस्कृतिक लक्ष्य प्राप्ति के संस्थागत साधनों में जब संतुलन रहता है तो समाज में स्थिरता कायम रहती है, और यदि इसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाए तो मनुष्य विपथगामी व्यवहार करने लगता है। तो व्यक्ति की वो जो विपथगामी प्रवृत्तियां हैं उन पर रोक लगाने का कार्य जो करता है वो सामाजिक नियंत्रण ही करता है। और विपथगामी प्रवृत्तियों को रोक लगाने के लिए और समाज सम्मत व्यवहार करने के लिए समाजीकरण नामक संस्था भी कार्य करती है। समाजीकरण की विभिन्न प्रकार की प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी। अब व्यक्ति की सुरक्षा यदि हो तो संपूर्ण समाज की सुरक्षा हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है प्राय, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए मतलब सकारात्मक नकारात्मक सभी प्रकार के साधनों को अपना सकता है, लेकिन समाज यह अपेक्षा करता है कि व्यक्ति सकारात्मक तरीके से अपनी सुरक्षा करे, जिससे कि संपूर्ण समाज की सुरक्षा भी बनी रह सके। क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का अगर वो प्रयोग करेगा तो उसका प्रयोग वह समाज के अन्य व्यक्तियों पर करेगा, और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि समाज में विभिन्न व्यक्तियों और विभिन्न सामाजिक संबंधों का स्थान होता है। नेक्स्ट है परंपराओं का संरक्षण। परंपराएं क्या होती हैं? परंपराएं पुरानी पीढ़ी के ज्ञान, अनुभव व विश्वासों का पुंज होता है, जो नई पीढ़ी के व्यक्ति समाजीकरण के माध्यम से सीखते हैं और उनका संरक्षण व संवर्धन करते हैं अपनी नेक्स्ट पीढ़ी के लिए। तो ये परंपराएं जो पुराने अनुभव होते हैं, उन परंपराओं को सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से, जैसे विभिन्न प्रकार की जाति प्रथा संबंधी जो नियम होते हैं, प्रत्येक जाति का जो सदस्य होता है वह उन्हें एज इट इज़ उनका पालन करता है, कुछ थोड़े बहुत विरोध के साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं वह उनको मान्यता है, उन निश्चित नियमों के अंतर्गत रहता है, नहीं तो उसे जाति से बहिष्कार होने का शिकार या डर रहता है। तो इस डर के साथ में उस पर एक नियंत्रण रहता है, एक तरीके का अनौपचारिक, जिसके माध्यम से वह प्राय यही व्यवहार करेगा कि उसकी जाति प्रथा संबंधी नियम ना टूटें, और इसी प्रकार से परंपराओं का संरक्षण होता रहता है। जैसे विवाह नामक संस्था, ये विवाह संबंधी निश्चित नियमों और विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज और प्रथाएं होती हैं विवाह के दौरान, तो उन सभी का पालन, चाहे पढ़ा लिखा समाज हो या फिर सामान्य ग्रामीण समाज हो, सभी व्यक्ति आंख बंद करके पालन करते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ऐसा प्राय होता आया है, तो उसका विरोध नहीं करते हैं। तो ये एक प्रकार का अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण होता है। तो इस तरीके से सामाजिक नियंत्रण सामाजिक संगठन के लिए समाज में अनुरूपता, सुसंगतता बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। सामाजिक ढांचे को नवीन परिवर्तनों के कारण विघटित होने से बचाने व लोगों में पारस्परिक सहयोग उत्पन्न करने के लिए समाज में नियंत्रण आवश्यक है। अब सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, जिसमें है चेतन व अचेतन नियंत्रण, जिसका वर्णन किया है चार्ल्स कुले व एल बर्नार्ड ने। अब चेतन व अचेतन नियंत्रण क्या होता है? चेतन नियंत्रण जिसके अंतर्गत मनुष्य सचेत अवस्था के अंतर्गत निश्चित नियमों और कानूनों का पालन करता है। कानून लिखित होते हैं, नियमित होते हैं, और उसे पता होता है कि यदि मैं इसका उल्लंघन करूंगा तो दंड का शिकार, भागीदार होना पड़ेगा, तो उसका मस्तिष्क इसके लिए तैयार रहता है। तो वो है चेतन नियंत्रण। अचेतन नियंत्रण समाज के अंतर्गत जिसके संदर्भ में यह धारणा होती है कि ऐसा होता आया है। हमारी जितनी भी जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ और प्रथाएं होती हैं, तो उसके संदर्भ में जनमानस का यही विश्वास होता है कि पूर्व में ऐसा होता आया है तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो अचेतन रूप से व्यक्ति के मन में वो स्थायित्व धारण कर लेते हैं और व्यक्ति उनका पालन करता रहता है। जैसे प्रत्येक समाज और धर्म के अपने धर्म व विवाह संबंधी नियम होते हैं, उन नियमों का पालन व्यक्ति अचेतन रूप से करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नियंत्रण, जिसे कार्ल मेनहीम ने डिवाइड किया है। प्रत्यक्ष नियंत्रण समाज के अंतर्गत व्यक्ति पर समाज विरोधी व्यवहार पर रोक लगाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के संस्थाएं, जैसे परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस, नातेदारी, जो करीबी व्यक्तियों द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है वो प्रत्यक्ष नियंत्रण की श्रेणी में आता है। कानून का नियंत्रण, ये प्रत्यक्ष नियंत्रण है। दूसरा है अप्रत्यक्ष नियंत्रण। विभिन्न प्रकार की द्वितीयक संस्थाएं जो होती है समाज में, जैसे शिक्षण संस्थाएं या विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, राज्य सरकार समाज में अप्रत्यक्ष नियंत्रण के एक उदाहरण है, जिसमें व्यक्ति समाज सम्मत व्यवहार करना सीखता है,
समाजीकरण उसका सही समाजीकरण हो जाता है तो अनायास ही या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ही व्यक्ति ये जानता है कि ऐसा करने से समाज को नुकसान होगा, या फिर कोई ऐसा कार्य, समाज विरोधी कार्य नहीं करना चाहिए। जो हमारे नैतिक वैल्यूज़ होते हैं, मनुष्य के स्वयं के विश्वास होते हैं, स्वयं के विचारधारा होती है, वो अप्रत्यक्ष नियंत्रण का एक तरीके से प्रेरक कार्य करती है। नेक्स्ट है सकारात्मक व नकारात्मक नियंत्रण, जिसका वर्णन किया है किम्बाल यंग ने। समाज के अंतर्गत एक व्यक्ति सामान्य रूप से अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो समाज द्वारा उसे पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार के रूप में उसे जो भी रिवार्ड है वो दिया जा सकता है। रिवार्ड के अंतर्गत जैसे उसकी प्रशंसा पत्र देना, या फिर समाज में उसके प्रशंसनीय कार्य के लिए उसकी बड़ाई करना, या विभिन्न प्रकार के जो पदक होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो दिए जाते हैं प्रति वर्ष मनुष्य को, उनके कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, तो वो उन्हें एक तरीके से प्रेरणा प्रदान करते हैं कि आगे भविष्य में उन्हें देखकर समाज की जो भविष्य की पीढ़ी है वो, और वो स्वयं व्यक्ति जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, समाज के अंदर इसी प्रकार के कार्य करते रहें। नकारात्मक नियंत्रण जो होता है उस तरीके से समाज में आपराधिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, जो विपथगामी व्यवहार करते हैं और गलत कार्य करते हैं जिससे अन्य मनुष्यों को या समाज के अन्य व्यक्तियों को नुकसान हो, तो उन पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन, जुर्माना, दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, जिससे जो उन्हें यह संदेश देते हैं एक तरीके से कि इस प्रकार का कार्य वो दोबारा ना करें। तो ये नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। नेक्स्ट है संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण, जिसका वर्णन किया है गुरविचर मूल ने। संगठित नियंत्रण के अंतर्गत एक व्यक्ति के समाज के अंतर्गत जब व्यक्ति व्यवहार करता है, तो समाज के अंदर जब व्यक्ति एक व्यवहार करता है तो एक निश्चित नियम, जैसे संगठन होता है, जैसे परिवार है और छोटी बड़ी एजेंसियां होती हैं, व्यापक नियम होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं समय समय पर, और ये एक तरीके से व्यक्ति के अधिकार व कर्तव्य को भी स्पष्ट रूप से उसे समाजीकरण के माध्यम से बताते हैं कि समाज में उसके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं। तो ये एक प्रकार का संगठित नियंत्रण हो गया। असंगठित नियंत्रण के अंतर्गत परंपरा, जनरीतियाँ, लोकाचारों द्वारा जो व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है वो एक तरीके से असंगठित नियंत्रण की श्रेणी में आता है। इसी क्रम में आगे औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण है, जिसकी चर्चा मैं आने वाले अभी करूँगी थोड़ी देर में। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण क्या है? सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों को भी हम औपचारिक और अनौपचारिक दो भागों में बांट सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण को व्यवस्था को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए समाज में परिवार, राज्य, शिक्षण संस्थाएं, प्रथाएं, परंपराएं, कानून, पुरस्कार, दंड, जनमत, प्रचार, धर्म आदि विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक साधन हैं जो अपने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए व्यक्ति के स्वच्छंदवादी व्यवहार पर रोक लगाते हैं, विपथगामी प्रवृत्तियों पर रोक लगाते हैं और इसे समाज सम्मत व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। संपूर्ण सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न प्रकारों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एक तरीके से औपचारिक सामाजिक नियंत्रण और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। आधुनिक समाज के संदर्भ में औपचारिक सामाजिक नियंत्रण जो है वो राज्य सरकार या औपचारिक संस्था द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने हेतु निश्चित नियमों के अंतर्गत लागू किए जाते हैं और बाध्यकारी होते हैं प्रत्येक मनुष्य के लिए। यदि इनका विरोध करे तो मनुष्य को दंडात्मक कार्रवाई का शिकार होना पड़ेगा। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण समाज में स्वतः ही निर्मित वे नियम होते हैं जिनके प्रति सामूहिक विश्वास व अभिवृत्ति होती है, और अनौपचारिक संस्थाएं होती हैं इसके पीछे, जैसे जनरीतियाँ, प्रथाएं, धर्म, नैतिकता, जो प्रत्येक समाज में प्रत्येक समाज के खुद अपने होते हैं और स्वतः निर्मित होते हैं। इनके पीछे विश्वास होता है, समूह कल्याण की भावना होती है। तो ये अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण है। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की असफलता को रोकता है। ऐसा कौन कहता है? ऑगबर्न व निमकॉफ। यानी समाजीकरण की विफलता को रोकने का मूल आधार जो है वो एक तरीके से या माध्यम जो है वो सामाजिक नियंत्रण है। सामाजिक नियंत्रण अगर श्रेष्ठ रहता है समाज में तो एक व्यक्ति जो है उसका समाजीकरण सफल हो जाता है।